खट्टी मीठी कहानियाँ। पुरुषोत्तम लाल एक किराने का दुकान चलाता था। उसके फैमिली में उसकी पत्नी संगीता, 2 बेटे आकाश और नयन थे। आकाश और नयन आपस में बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। वे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। आकाश की शादी अपराजिता से हुई थी। सभी बहुत अच्छे से रह रहे थे। एक दिन, अजी सुनती हो, कल नयन को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। अच्छा है। अरे बहू, तुम्हारी छोटी बहन आने वाली है। कल उसके पिताजी आ रहे हैं तुम्हारे प्यारे देवर नयन को देखने। अच्छा सुनो, घर अच्छे से साफ कर दो और हाँ, राशन का सामान लिखवा दो, ठीक है? जी माँ जी, मैं अभी से सारे काम पर लग जाती हूँ। क्यों देवर जी, तुम्हारे तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, है ना? खुशी तो आपकी नहीं देखी जा रही भाभी, क्योंकि आपके काम में हाथ बटाने वाली जो आ रही है, अब तो आपका आराम ही आराम है। अगले दिन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद नयन, कल संडे है, क्यों ना हम दोनों मूवी देखने चलें? लेकिन दुकान पर कौन रहेगा? कल तो भैया भाभी भी कहीं जा रहे हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ देख रही हूँ कि वे लोग हर संडे को कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। इस घर में एक तुम ही हो जो लगातार काम पर जाते हो। वैसा कुछ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट संडे हम दोनों घूमने चलेंगे और मूवी भी देखेंगे। हमें कहीं नहीं जाना घूमने, तुम अकेले ही जाकर मूवी देखो। मीसा, कपड़े चेंज मत करो, आज हम घूमने नहीं जा रहे हैं। क्यों? अभी तो तुम्ही ने तैयार होने के लिए कहा था ना, तो अब क्या हो गया? बस मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। नयन की भी नई नई शादी हुई है। ऋतु को कहीं घुमाने नहीं ले गया है। जाकर उसे कह दो कि ऋतु को कोई अच्छी मूवी दिखा कर लाए। वाह, तुम्हें तो बहुत पड़ी है उन दोनों को घुमाने की। क्यों? मेरे लिए तो कभी ऐसे विचार नहीं आते तुम्हारे दिल में। अरे नहीं नहीं, तुमने जब भी कहा है मैं तभी तुम्हें घुमाने ले गया हूँ, और जहाँ कहा है वहीं घुमाने ले गया हूँ। वही तो, जब मैंने कहा सिर्फ तभी घुमाने ले गए हो, अपने मन से कभी भी लेकर नहीं गए। अरे हमारी भी तो कभी नई नई शादी हुई थी। मीसा, वो दोनों अभी न्यू कपल हैं, उनसे जलन अच्छी बात नहीं है। अपने मन से आकाश कभी भी और लेकर मीसा नहीं गए। की अरे, बकझक हमारी की भी तो आवाज कभी नई-नई शादी घर हुई से थी। निकलकर वही अब तो, बगल वाली जब रूम मैंने में कहा, नयन तभी और घुमाने ऋतु ले के गए हो। पास पहुंचने लगी थी। लो सुन लो, तुम्हारी प्यारी भाभी क्या सोचती है तुम्हारे बारे में। अरे ये भैया भाभी का पर्सनल मैटर है, हम क्या बोले उसमें? वाह, हमारे बारे में बात उनका पर्सनल मैटर हो गया। देख लो तुम्हारी भाभी कितना जलती है हमसे। अरे नागिन है वो, कब डसेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है बहू, कौन नागिन है? अरे माँ, वो ऐसे ही ऋतु थोड़ा घूमना चाहती थी, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसी कारण गुस्से में कुछ न कुछ बोलती जा रही है। बेटा, मैं समझती हूँ, उधर बड़ी बहू की आवाज भी आ रही है। देखो, ये सब हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। हमें एक जगह रहकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, न कि एक दूसरे से जलना चाहिए। कुछ दिन बाद संगीता ने दोनों बहुओं और आकाश एवं नयन को बैठाकर अच्छी तरह से समझा दिया कि हमारी फैमिली में जलन का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन दोनों बहुओं के मन में एक दूसरे से बेहतर साबित करने के ललक के चलते कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। एक दिन बहू, मैं थोड़ा बाजार जा रही हूँ। दाल कुकर में चढ़ी हुई है, हो जाए तो पिताजी को खाना खिला देना, ठीक है? कुकर की सीटी बज रही है। जाओ दाल उतार कर पिताजी को खाना परोस दो। मैं क्यों जाऊं?
अरे रितु के कानों में भी तो कुकर की सीटी की आवाज जा रही होगी, फिर वो क्यों नहीं जाकर पापा को खाना खिला देती है? अरे वो कुछ काम में बिजी होगी, तुम पापा को खिला दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैंने बहुत दिनों तक काम किया है, वो महारानी अब नई नई आई है, अब उसकी बारी है। रितु, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? कुकर से लगातार सीटी की आवाज आ रही है। पापा को खाना खाने के बाद दवाई भी खानी होती है। मुझे तो सुनाई दे रही है, लेकिन किचन के बगल वाली कमरे में बैठी महारानी को भी तो सीटी की आवाज सुनाई दे रही होगी। अरे उनके पैर में कौन सी मेहंदी लगी है जो चूल्हा बंद करके कुकर उतार नहीं सकती? अरे ये क्या जवाब हुआ? वो कोई काम में बिजी होंगी। जाओ, तुम दाल उतार कर पापा को खाना खिला दो। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। सभी लोग किचन की ओर भागते हैं। किचन में पुरुषोत्तम लाल दाल को गैस स्टोव से उतारने के चक्कर में फिसल कर नीचे गिर गया था। उन पर गरम दाल भी गिर गई थी। तभी संगीता भी वहां आ गई। हे राम, अरे क्या हुआ जी, कैसे गिर पड़े? अरे आपको किचन में क्या काम था? कुछ लेना ही था तो दो दो बहुएं बैठी हैं घर में, किसी को आवाज लगा देते। अरे लगता है ज्यादा जल गया है। आकाश, अरे आकाश, जरा बर्नर ले आ बेटा, और हाँ फ्रिज से थोड़ा बर्फ निकाल कर ले आना। अरे भगवान, दोनों बहुएं किसी किसी काम में बिजी थी और कुकर लगातार सीटी मारे जा रही थी, तो मैंने सोचा कि कुकर को उतार दूं। उसी समय मेरा पैर अचानक से फिसल गया और कुकर मेरे ही ऊपर गिर पड़ा। पर दाल उतारने के लिए तो मैं बहुओं को बोलकर गई थी। माँ, मैं तो अपनी अलमारी साफ कर रही थी। मैंने सोचा कि रितु दाल उतारकर बाबूजी को खाना दे देगी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। दीदी, आप किचन के बगल में रहती हैं, थोड़ा निकलकर देख लेना चाहिए था। अपनी गलती का दोष मुझ पर मत थोपिए। अरे भगवान के लिए तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। ये उठ नहीं पा रहे हैं, शायद पैर फ्रैक्चर हो गया है। अरे नयन और आकाश, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पिताजी को उठाओ और डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे डॉक्टर के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? थोड़ी बहुत मोच आ गई है, शायद अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं पापा, हमें डॉक्टर से दिखाकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। हाँ पापा, नयन सही कह रहा है, चलिए डॉक्टर से दिखवा लीजिए। पुरुषोत्तम लाल की पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर उनके पैर में प्लास्टर कर देता है और पूरी तरह से आराम के लिए बोल देता है। इधर बड़ी बहू मीसा को काफी अफसोस होता है कि उसकी रितु से थोड़ी सी जलन के कारण बाबूजी का पैर टूट गया, लेकिन रितु अभी भी मीसा से जलती रहती थी। इसी बीच पता चलता है कि रितु पेट से है। एक दिन बरामदे में बैठ मीसा सब्जी काट रही थी। तभी रितु फिसल कर गिरने लगती है, लेकिन मीसा लपक कर उसे संभाल लेती है। अरे संभल के। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू तो दूसरों के लिए होता है, तू तो मेरी अपनी बहन है। अरे दीदी, तुम्हारे पैरों से तो खून की धार निकल रही है। चाकू से तुम्हारा पैर कट गया है। मुझे गिरने देती, क्यों बचाया? अरे पगली, तू अकेली थोड़ी ही है, तेरे साथ इस घर का चिराग हमारा मुन्ना है। हमारी फैमिली की खुशियों को बचाने के लिए अगर मेरे पैर कटकर अलग भी हो जाते तो भी मैं ये काम करती। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो। मेरे अंदर की जलन की भावना ने मुझे इतना नीचे गिरा दिया था। आज तुमने मुझे सच में उठा लिया।
दिव्या, दिव्या सुन ना, तू जानती है ना मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कितने साल हो गए तेरे आगे पीछे चक्कर लगाते, अब मान भी जाओ ना। देखो मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ। पूरे 3 साल मैंने तेरे कॉलेज के चक्कर लगाया, तेरे घर के चक्कर लगाया। अब तू नौकरी करने लगी, बन गया ना तेरा कैरियर, हो गए सारे शौक पूरे। अब अपन से शादी मना लेना। गेट लॉस्ट। अभी के अभी तमाशा बना कर रख दिया है। तुम्हें समझ नहीं आता? मेरा जवाब ना था, ना है और ना ही रहेगा। क्या मैंने कभी भी कहा कि तुम मेरे पीछे आओ या कोई सिग्नल दिया हो ऐसा कि तुम्हें लगे मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? भगवान के लिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। देख, इतने सालों में मैं कभी बदतमीजी किया तेरे साथ नहीं ना? तू बहुत अच्छी लगती मेरे को। फर्स्ट टाइम देखा तभी सोच लिया था तू तो मेरी ही बनेगी। मेरी नहीं तो किसी की नहीं। मेरे से शादी मना ले, रानी बनाकर रखेगा तेरे को। ये नौकरी वोकरी की भी कोई जरूरत नहीं है तेरे को। राज करेगी तू, राज। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तेरे जैसे लड़के को मैं ऑफिस में चपरासी भी ना रखूं। मुझसे शादी करोगे तुम? अब मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। दिव्या की बात सुनकर सुनील ने उसका रास्ता छोड़ दिया। माँ, वो सिरफिरा सुनील आज फिर मुझसे टकरा गया था। बोल रहा था उससे शादी कर लूं। बहुत हो गया माँ, अब पुलिस के पास चलते हैं। मेरा जीना दुश्वार कर रखा है उसने। देख बेटा, वो ठीक लोग नहीं हैं। उनसे उलझकर कोई फायदा नहीं है। तू बस उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। माँ, इस तरह तो उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। पहले कॉलेज के बाहर खड़ा होकर घूरता था, फिर घर के चक्कर काटने लगा। अब तो मेरे ऑफिस तक पहुंच गया है। कल को मेरा हाथ पकड़ लेगा, मुझे उठा कर ले जाएगा। हम बस इनसे डरते रह जाएंगे। ऐसी बात नहीं करते बेटा, मेरा दिल तो वैसे ही घबरा रहा है। बस माँ, अब डरने का समय खत्म। हम अभी के अभी पुलिस कंप्लेन करेंगे। दिव्या अपनी माँ के साथ पुलिस थाने पहुंच जाती है। अगर इतने साल से ये लफंगा तुम्हारा पीछा कर रहा था तो तुमने कभी कंप्लेन क्यों नहीं किया? इसी तरह तो इनके हौसले बढ़ जाते हैं। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर सुनील को थाने बुलाकर चेतावनी देते हैं। सॉरी सर, आज के बाद मैं कभी उसके पास नहीं जाएगा। उसे मैं पसंद नहीं तो बोल देती, आपको बीच में लाने की क्या जरूरत थी? उस दिन के बाद दिव्या को सुनील कहीं दिखाई नहीं देता है। अरे माँ, कमाल हो गया। लगता है वो लफंगा सुधर गया। देखा पुलिस कंप्लेन का फायदा? मैं कहती थी ना माँ, लातों के भूत बातों से नहीं सुधरते। अच्छा माँ, अमित के मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ बेटा, कल ही बुला ले उनको। अमित अच्छा लड़का है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी तेरी शादी हो जाए तो सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। तू इस शहर से दूर रहेगी तो मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। अगले दिन बहन जी सादगी से सगाई करके शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं।
अब सीधा धूमधाम से बारात ही लेकर आएंगे हम। जी ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। दिव्या अब शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। शादी से 3 दिन पहले। माँ, मैं पार्लर जा रही हूँ। बेटा, 3 दिन बाद शादी है, तेरा ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा, तू किसी को साथ ले जा। अरे माँ, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ही ना हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आई। घर से निकलकर दिव्या ने टैक्सी बुलाई। और पार्लर पहुंचकर टैक्सी से उतरकर किराया देने लगी। जल्दी से दोनों हाथ पकड़ इसका। बहुत उछल रही थी ना उस दिन, आज बताता हूं तेरे को। मैंने कहा था ना मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। कितना गिड़गिड़ाया अपन तेरे आगे, इतना रिक्वेस्ट किया। बोला था ना बहुत प्यार करता तेरे से, लेकिन तुझको तो नौकरी वाले लड़के से शादी करने का है ना। 2 पैसे कमाने लगी तो खुद को हीरोइन समझती क्या? अपने इस चिकने थोबड़े पर बहुत घमंड है ना तेरे को। ले, अब कर ले शादी। इतना कहकर सुनील ने एक बोतल खोलकर कुछ दिव्या की ओर फेंका। छपाक की आवाज के साथ दिव्या की इंद्रियां एक पल के लिए सुन्न पड़ गईं। साली को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब देखता हूं कौन करेगा इससे शादी। हंसते हुए वो दोनों बाइक लहराते निकल गए। दिव्या जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर खूबसूरत आंखें और नक्काशीदार सुंदर सी नाक, गोश्त का जल्दी से अस्पताल ले चलो, मदद करो इस बच्चे की, जल्दी से अस्पताल ले चलो। अरे रे, ये क्या हो गया? अस्पताल में दिव्या लगभग 60% जल चुकी है। उसका बच पाना बहुत कठिन है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, 3 दिन बाद उसकी शादी है, कुछ भी करके बचा लो मेरी बच्ची को। दिन दहाड़े हुए इस एसिड अटैक ने न्यूज चैनल, अखबार, महिला आयोग, यहाँ तक के दोस्त और रिश्तेदारों को भी चर्चा का विषय दे दिया था। अस्पताल में भी मिलने वालों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने दिव्या के झुलसे हुए चेहरे को देखा है। उसकी हालत इतनी बुरी है कि उसकी तरफ देख पाना भी कठिन है। हम जांच कर रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस वाले अपनी औपचारिक पूछताछ करके जा चुके थे। धीरे धीरे भीड़ भी छंटने लगी थी। दो दिन बीत गए हैं, दिव्या को अभी तक होश नहीं आया है। मेरी बेटी ठीक तो है ना? आप देख रहे हैं, ये दिव्या का मंगेतर अमित है। 2 दिन से यूं ही बुत बना बैठा हुआ है, ना बात कर रहा है, ना कुछ खा रहा है। एक बार इसे मिल लेने दो दिव्या से। माफ कीजिए, अभी किसी को मिलने नहीं दे सकते। आप संभालिए इन्हें, हिम्मत रखनी होगी। शाम के समय नर्स दौड़ती हुई बाहर आती है। दिव्या को होश आ गया है, वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। तू ठीक तो है मेरी बच्ची? क्या हाल बना दिया तेरा। इतना कहते हुए माँ की रोते रोते सिसकियां बंधने लगी। दोनों माँ बेटी काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोती रही। आज कितनी तारीख है माँ?
20 दिसंबर है ना? आज के ही दिन मेरी शादी थी। कितनी बेताबी थी खुद को दुल्हन के लिबास में देखने की। कितने सपने सजाए थे। प्लीज एक बार आईना दिखा दो माँ, मैं अपना चेहरा देखना चाहती हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम आराम करो। ये समय ऐसी बातें सोचने का नहीं है। मैं बाद में आती हूँ। नजरें मत चुराओ माँ, मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। एक बार खुद को देखकर अपनी पहचान से रूबरू होना चाहती हूँ। दिव्या की जिद के सामने माँ की एक न चली। उन्होंने आईना उसके हाथ में पकड़ा दिया। कांपते हाथों से आईना पकड़ते हुए दिव्या चीख उठी और हाथों से आईना छूटकर नीचे गिर पड़ा। क्या हुआ दिव्या? तुम चीखी क्यों? क्या हुआ? तुम क्यों आए हो यहाँ? माँ, अमित को बोलो यहाँ से चली जाए। लेकिन मेरा क्या कसूर है दिव्या? मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रही। तुम्हारे क्या, किसी के भी लायक नहीं। मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम जा सकते हो। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। हाँ, मानता हूँ तुम्हारी सुंदरता पर मोहित था मैं। शादी करने का निर्णय लेने से पहले तुम्हारे पूरे वजूद को अपनाया है मैंने। सिर्फ तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व से प्रेम किया है। आंखें बंद करके तुम्हें महसूस कर सकता हूं। और जो प्रेम आंखों में महसूस हो वह सुंदर चेहरे का मोहताज नहीं होता। मेरे लिए तुम आज भी मेरी वही दिव्या हो। नहीं, मुझे अब किसी से प्रेम नहीं, नफरत हो गई है इस प्रेम शब्द से भी मुझे। एक सिरफिरे के झूठे प्रेम के समक्ष मेरा सच्चा प्रेम मत ठुकराओ दिव्या। अगर 2 दिन बाद ये हादसा होता तो क्या तब भी तुम छोड़ देती मुझे? मेरी और परीक्षा मत लो अमित। जीवन बहुत लंबा है। मेरे साथ नरक हो जाएगा तुम्हारा जीवन। समाज तरह तरह की बातें करेगा। किस किस को जवाब दोगे? मुझे किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास लौटने का कोई विकल्प ही नहीं है दिव्या। मैं तुम्हें मन से अपना चुका हूँ। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? दिव्या ने भरी आंखों से अमित की ओर देखा। हाँ में गर्दन हिला दी। सुनील को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जिस दुकान से उसने एसिड खरीदा था उसका भी पता लग गया है। भरोसा रखना बेटा, उसे मैं सजा दिलवा कर रहूंगा। उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो याद रखे। दर्द के लहरों से जूझते हुए दिव्या एक बार फिर से बेहोश हो रही थी, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच मौजूद एक नर्म किंतु मजबूत स्पर्श उसे हर दर्द से लड़कर किनारे तक पहुंचने की हिम्मत दे रहा था। 50 साल की वीना एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिला थी। आज से 28 साल पहले जब वो 22 साल की थी तो उसकी शादी अजय से तय हुई थी। चूंकि वीना की मां सुलेखा को कैंसर था और वो कुछ ही दिनों की मेहमान थी, इसलिए जब वीना बीए फाइनल ईयर में थी तो आनन फानन में उसकी शादी तय हो गई थी। अजय की मां ने दहेज में काफी सारे रुपए की डिमांड की थी, जिसे वीना के रिटायर्ड टीचर पिताजी रमेश वर्मा ने अपने इकलौते घर को बेचकर पूरा किया था। सुलेखा, तुम खुश तो हो ना? अगले 15 तारीख को मैंने वीना की शादी अजय से तय कर दी है। लेकिन श्रीवास्तव जी, वो लोग तो बहुत पैसे दहेज में मांग रहे थे। इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? वो कुछ प्रोविडेंट फंड के पैसे और बैंक से लोन लेकर हो जाएगा। इतना कहते कहते रमेश वर्मा की आंखों में आंसू आ गए। रूंधे गले से वीना से पानी मांगा। वीना, जो दरवाजे के पीछे पल्लू पकड़कर पिताजी के बातों को सुन रही थी,
दौड़कर पानी ले आई। ये लो पिताजी, घड़े का ठंडा पानी। मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे मिलने आएंगे तो मुझे उठा देना। ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं आपको उठा दूंगी। आप आराम से सोइए। बेटी, मुझे भी दवाई दे देती तो मैं भी खाकर सो जाती। हाँ माँ, अभी लाई। अभी वीना माँ को दवा खिलाकर खुद खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर कुछ लोग आ गए। वो लोग वर्मा जी को आवाज लगा रहे थे। वर्मा जी ने उन लोगों को अपना सारा फ्लैट दिखाया, फिर वो लोग चले गए। पिताजी, ये लोग कौन थे और हमारे मकान को देखने क्यों आए थे? बेटी, ये लोग हमारे मकान के कस्टमर हैं। मैंने इन्हें अपना सारा मकान बेच दिया है। उन्होंने 2 महीने रहने की इजाजत दी है हमें। लेकिन पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने और माँ ने कितनी मेहनत और अरमानों से इस घर को बनाया था। देखो बेटी, तेरी माँ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बोला है कि वो बस 20-30 दिनों के ही मेहमान है। तुम्हारी शादी उसके जीवन का इकलौता सपना बचा है और उसे हमें पूरा करना ही होगा। और श्रीवास्तव जी की पत्नी मालती ने इतना दहेज मांगा है कि वो बिना घर बेचे देना संभव नहीं था। लेकिन पिताजी, फिर आप कहाँ रहेंगे इस बुढ़ापे में? वो बेटी, पूरी जी याद है तुझे? वो मेरे स्कूल के अकाउंटेंट। हाँ हाँ, वो काले काले टकले से जो हैट पहनते थे। हाँ वही। उन्होंने एक बड़ा सा घर बनाया है। उन्होंने मुझे बोला कि 2 रूम का फ्लैट खाली है और उसके बिल्डिंग के 10 बच्चे भी ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। फ्लैट में रहने के बदले पूरी जी के पोते पोती को भी पढ़ाना होगा। लेकिन पिताजी, अपने घर में रहने वाले को किराए का घर कैसे एडजस्ट होगा? तेरी शादी और तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं वैसे भी इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगा। वहाँ पूरी जी और बिल्डिंग के लोगों से बात करके दिन कट जाएगा। अब बताओ, इतने अच्छे ऑफर को मैं कैसे मना करता। वीना की शादी हो जाती है। वीना की शादी के 14 दिन बाद उसकी माँ सुलेखा का निधन हो जाता है। कुछ दिनों बाद वीना के पिताजी पूरी जी के यहाँ किराए में फ्लैट में रहने चले जाते हैं और 3 वर्षों बाद उनका भी देहांत हो जाता है। वीना ससुराल में पति के सपोर्ट से मसालों का बिजनेस स्टार्ट करती है, जिसका टर्नओवर लाखों में चला जाता है। वीना और अजय का बेटा 27 वर्ष का सुमित आज बैंक मैनेजर है। उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की सुनंदा का रिश्ता आता है, लेकिन आज भी उनकी सास जिंदा है और वह बिना दहेज के शादी करने के खिलाफ है। माँ, सुनंदा एक अच्छी लड़की है। उसके पिताजी रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं, लेकिन वे लोग उतना दहेज नहीं दे सकते। मुझे मालूम है बेटा कि तुम्हें वो पसंद है। ठीक है, सुनंदा को मुझे संडे को रेस्टोरेंट में मिलवाना। पर माँ, दादी जी तो बिना दहेज के लिए मानेंगी ही नहीं, और तू तो जानती है ना कि उनकी बातों को कोई टाल नहीं सकता यहाँ पे। तू पहले मिलवा तो सही, फिर देखेंगे क्या करना है। संडे को सुमित सुनंदा को अपनी माँ से एक रेस्टोरेंट में मिलवाता है। हाय सुनंदा बेटा, मैं सुमित की माँ हूँ। नमस्ते माँ जी। मैं सुमित को खोना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि इतना दहेज दे सके। हम 3 बहनें हैं। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिताजी ने किसी तरह हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है।
मुझे मालूम है बेटा, आज से 28 साल पहले मैं भी तुम्हारी जैसा सिचुएशन झेल रही थी। मकान, माँ, पिताजी सभी को खोकर मेरे दहेज का इंतजाम हुआ था। अच्छा तू बता, क्या तूने कभी एक्टिंग की है? माँ जी, मुझे रोना आ रहा है और आपने मेरी हॉबी को जानने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। शायद मेरी किस्मत में सुमित के साथ मेरी शादी नहीं लिखी है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ चल दी? तुम आजकल के यंगस्टर्स में यही सब्र की कमी है। हैव पेशेंस। अरे मैं जब शादी होकर आई थी तो मेरी सास एकदम कड़क थी। मेरा मकान बिक चुका था, माँ पिताजी दोनों चल बसे थे और सुमित 1.5 साल का था। मैंने हार नहीं मानी बेटा और मसालों का करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। सॉरी माँ जी, दरअसल वो मेरा ध्यान शादी टूटने पर था। हाँ, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। शाबाश। तो अब हम सास और बहू मिलकर मेरी सास को उल्लू बनाते हैं। मैं अपने बिजनेस से तुम्हें दहेज लोन दूंगी, तुम मेरे बिजनेस का अकाउंट देख लेना। इस तरह 7-8 साल में लोन चुक जाएगा तुम्हारी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। पहली बार बहू नहीं, सास को दहेज देते सुन रही हूँ। दहेज नहीं, लोन। लोन होगी आपके लिए, लेकिन हमें एक्टिंग तो दहेज की ही करनी है ना। अच्छा बच्ची, अभी से ही एक्टिंग में घुस गई। गुड जॉब। इस तरह सास वीना ने दहेज देकर बहू सुनंदा को अपने घर ले आई। फिर प्लान के अनुसार दोनों सास बहू मिलकर बड़ी सास लता श्रीवास्तव को सबक सिखाना शुरू किया। हेलो मॉम, आज हमारी शादी की 1 वीक हो गई है, यानी पूरे 7 दिन हमने बिना लड़ाई झगड़े के निकाल लिया। इसलिए पार्टी तो बनती है ना। अच्छा, हमने तो 50 साल बीतने पर एक पार्टी की थी बस। आजकल की छोकरियों का शौक तो देखो, मिनट मिनट पर पार्टी चाहिए। इनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता। माँ को मॉम बोलेगी, फिर मोमबत्ती बनाकर जला देगी। हेलो बुद्धि मॉम, मैं अपनी मॉम से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। वैसे भी इतना दहेज देकर मैं यहाँ खाना बनाने थोड़ी ही आई हूँ। अगर खाना ही बनाना होता तो मैं रेस्टोरेंट नहीं खोल लेती क्या, वो भी दहेज के आधे पैसे में। और हाँ, तेरे बेटे और पोते की जितनी सैलरी है उससे कहीं ज्यादा सैलरी मैं अपने हेड शेफ को देती। सुन रही हो ना बहू, कैसी बदतमीज को बहू बनाकर लाई हो। मैं बुढ़ी हूँ? हाँ, अरे मैं भी 2000 रुपए दहेज देकर आई थी और तुम भी तो 20 लाख रुपए दहेज देकर आई थी, लेकिन इसके जैसी लीला किसी ने नहीं की। लेकिन मैं तो पूरे 50 लाख रुपए दहेज देकर आई हूँ, ताकि तेरी जैसी बुढ़ी की जिंदगी अच्छी तरह से कट सके। ओए ओए सुन, तेरे बाप से 50 गुना ज्यादा दौलत मेरे ये छोड़ कर गए हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर हमसे 50 लाख की भीख क्यों मांग रही थी और क्यों कह रही थी कि 50 लाख से कम होने पर शादी नहीं होगी? तभी लता श्रीवास्तव का बीपी हाई हो जाता है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। सुनंदा दौड़कर उसके पास जाती है और लता श्रीवास्तव को जमीन पे लिटाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर जोर जोर से दबाती है। सीपीआर से तुरंत लता श्रीवास्तव के ब्लड में फिर से ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल हो जाती है। फिर वो उन्हें नर्सिंग होम में एडमिट करवाती है। डॉक्टर बताता है कि अगर सीपीआर तुरंत ना होता तो आज लता देवी इस दुनिया में नहीं होती। बहू, वो इधर क्यों खड़ी है? उसे जरा पास बुलाना। बहू, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। बहू नहीं, बेटी बोलो। मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन आज मुझे 2 बेटियां मिल गई हैं। सॉरी दादी जी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। अरे बेटी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे जैसी बहू को तो सास को दहेज देकर लाना चाहिए। सुनीता और विनोद की शादी को 2 बरस हो गए थे। वैसे तो जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, परंतु एक बात थी जो उन दोनों के अतिरिक्त
सुनीता की सास मंजू को भी अकर रही थी। वो ये कि सुनीता ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। देख बहू, मैंने तो ब्याह के दूसरे ही दिन घर में ऐलान कर दिया था कि साल भर के अंदर मुझे अपनी गोद में पोता पोती चाहिए। 2 बरस होने को आए तुम्हारे ब्याह को, लेकिन तेरे पैर भारी नहीं हुए। अब पोते पोतियों का मुंह देखने का समय है। बहुत इंतजार कर लिया मैंने। अब तुम लोग डॉक्टर से मिल आओ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। सास मंजू की बात सुनीता को थोड़ी अकरी तो थी, लेकिन घर के बड़ों की इच्छा समझ उसने विनोद से कहकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली। आपके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा और वेट कर सकते हैं, उसके बाद मैं दवाइयाँ शुरू करूंगी। सुनीता और विनोद घर लौट आए थे। डॉक्टर की बात से उन्हें बहुत तसल्ली मिली थी। हर महीने विनोद उम्मीद भरी निगाहों से सुनीता की ओर देखता, लेकिन निराश सुनीता ना में गर्दन हिला देती। यूं ही इंतजार करते करते 2 साल और बीत गए। अब तो मेरा भी दिल घबराने लगा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कहीं जाती हूँ तो सब मुझे बेचारी की नजर से देखते हैं। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। मेरी सभी सहेलियां माँ बन गई और एक मैं हूँ जो हर महीने बस इंतजार ही करती रह जाती हूँ। चिंता क्यों करती हो पगली? ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। हमारे घर जरूर खुशियां आएंगी। तुम बस धैर्य रखो। अच्छा, कल किसी और डॉक्टर को दिखाकर आते हैं। अब धीरे धीरे ये इंतजार लंबा होता जा रहा था। डॉक्टर की दवा, नीम हकीम, सबको दिखाकर वे दोनों थक चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। मेरी सहेली ने पूजा की विधि बताई है। 21 दिन हवन करना होगा, उसके बाद देखना तेरी गोद जरूर भर जाएगी। जी माँ, जैसा आप कहें। एक के बाद एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, जिसने जहां भी कहा वो श्रद्धा से सर झुकाते रहे, किंतु ईश्वर ने तब भी उनकी नहीं सुनी। यूं ही उम्मीद में नजरें बिछाए यहाँ वहां दौड़ते भागते 10 वर्ष बीत गए, लेकिन सुनीता की कोख सुनी की सुनी ही रही। लगता है इस जन्म में पोते का मुंह देखना मेरे भाग्य में नहीं है। हे भगवान, न जाने किस घड़ी में मैं इसके रूप पर मोहित होकर इसे बहू बनाकर लाई थी। सास मंजू के ताने सुनकर सुनीता आंसू बहाती, लेकिन ईश्वर की मर्जी के सामने वो बेबस थी। बात कड़वी है, लेकिन शायद यही हमारा भाग्य है। हमारे भाग्य में संतान नहीं है सुनीता। इस सच को हम जितना जल्दी स्वीकार लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मुझे ये सच स्वीकार नहीं है। ऐसे कैसे आस छोड़ दूं? मेरा दिल ममता बरसाने को कितना बेचैन है, आप नहीं समझ पाओगे। सुनीता की हालत विनोद से देखी नहीं जा रही थी। तनाव उसको जकड़ता जा रहा था। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? नहीं नहीं, मुझे अपना ही बच्चा चाहिए। आप तो जानते ही हैं, माँ जी कभी तैयार नहीं होंगी। शायद ईश्वर ने हमें एक नेक काम के लिए चुना है। माँ की तुम चिंता मत करो, बस अपना मन पक्का कर लो। माँ से मैं बात कर लूंगा। माँ, हम दोनों ने एक निर्णय लिया है कि हम बच्चा गोद लेंगे। क्या कहा? नहीं नहीं, मैं अपना धर्म भ्रष्ट करने नहीं दूंगी। न जाने कौन जात का होगा, किसका खून होगा। मेरे जीते जी मैं ये अधर्म नहीं होने दूंगी। माँ, बच्चा जन्म से नहीं, परवरिश से इंसान अच्छा या बुरा होता है। हम उसे पालेंगे, अच्छे संस्कार देंगे। तुम अपने मन से ऐसी बातें निकाल दो। मेरी खुशी के लिए राजी हो जाओ माँ। विनोद के बार बार समझाने पर मंजू बच्चा गोद लेने के लिए तैयार हो जाती है,
अनाथालय से उन्होंने एक 3 महीने का बच्चा गोद ले लिया। बच्चे के आने से घर में खुशियां आ गई। सुनीता को तो मानो जीने की वजह मिल गई थी। उनके सोने से आंगन में अब किलकारियां गूंजने लगी। बेटे के पहले जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारियां की हैं मैंने। सभी रिश्तेदारों को बुलाऊंगी, खूब रौनक करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने सारे अरमान पूरे कर लो। किसने रोका है? हमारा मुन्ना पूरा 1 साल का होने जा रहा है। सुनीता और विनोद की खुशियां को जाने किसकी नजर लग गई। जन्मदिन से 10 दिन पहले दस्त लगने से मुन्नी की तबीयत बिगड़ गई। माँ जी, विनोद, देखिए ना इसे क्या हो रहा है। पूरा शरीर पीला पड़ता जा रहा है। जल्दी से अस्पताल लेकर चलिए। विनोद और सुनीता मुन्ना को लेकर अस्पताल भागते हैं, लेकिन मुन्नी को बचाया ना जा सका। सुनीता बिल्कुल टूट गई थी। उसने सबसे मिलना, बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। विनोद, छोटी की गोद भराई का कार्यक्रम है। उसकी मदद करने के लिए मैं 2 दिन पहले ही जा रही हूँ। तुम भी समय से पहुंच जाना। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है मां। सुनीता, मुन्ने को गए 6 महीने बीत गए हैं। कब तक यूं कमरे में घुटती रहोगी? तुम्हारा कोई दोष नहीं है। होनी को शायद यही मंजूर था। आज छोटी की गोद भराई है, तुम भी साथ चलो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। सुनीता और विनोद छोटी की गोद भराई में पहुंच गए थे। सुनीता को देखकर पार्टी में आई कई महिलाएं खुसर खुसर करने लगी। बहू, मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी को मत बुलाना। इस अपशगुनी को क्यों बुलाया तुमने? बांझ तो थी ही, किसी और का बच्चा गोद लिया, उसे भी खा गई। अपने पास तो फटकने भी मत देना इसको। इसकी परछाई से भी दूर रहना तुम। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहीं की नहीं रहोगी, समझ लेना। विनोद और सुनीता को छोटी की सांस की सारी बातें सुनाई दे रही थी। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। सुनीता उसी समय वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी रुक जाओ सुनीता, कहीं नहीं जाओगी तुम। जाने दीजिए मुझे। अगर मेरे कारण छोटी के बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैंने कहा ना सुनीता, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या बच्चे पैदा ना करने वाली औरत बांझ और अपशगुनी होती है? तो जो आदमी बाप ना बन सके उसे क्या कहते हैं तुम्हारा समाज? तुम बांझ नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। कमी मुझ में है, लेकिन मेरा पुरुषत्व मुझे इस सच को स्वीकार करने से रोकता रहा। तुम्हारी रिपोर्ट्स दिखाने जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा। देखिए विनोद जी, आपकी पत्नी के सभी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे लगता है आपको भी अपनी जांच करा लेनी चाहिए। हम ऐसे केस में पति पत्नी दोनों को जांच की सलाह देते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए, मैं जांच करा लाता हूँ। अगले दिन माफ कीजिए विनोद जी, आपकी रिपोर्ट्स के अनुसार आप कभी पिता नहीं बन सकते। बेहतर होगा आप किसी बेबी को गोद ले लें। यूँ डॉक्टरों के पास धक्के खाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मैं उसी समय ये बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाया। मेरे झूठे अहंकार ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया। मुझे लगता था कि बात सामने आएगी तो लोग मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाएंगे और शायद तुम भी मुझे तुच्छ नजरों से देखोगे। अपने झूठे पुरुषत्व की रक्षा करने के लिए मैंने तुम्हारे स्त्रीत्व की बलि चढ़ा दी। बच्चा ना पैदा होने से अगर कोई अपशगुनी बन जाता है तो अपशगुनी मैं हूं, सुनीता नहीं। मेरी कमी की सजा आप लोग उसको मत दीजिए।
औलाद के गम में पगला गया है तू। क्या नाप शनाप बक रहा है? सुनीता बांझ है, ये बात सभी जानते हैं। बहन जी ठीक ही बोल रही हैं। ऐसे शुभ काम में इसको क्यों लाया तू? बस करो माँ, तुम तो सच जानती हो, तब भी ये नाटक कर रही हो। अब इस अपराध का बोझ और नहीं उठता मुझसे। तुमने भी सब जान के बूझ पे कौन सा कम ताने दिए हैं। तुम तो एक औरत थी माँ, उसको संभाल सकती थी, लेकिन तुमने भी कभी उसके जख्मों को पूरे देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या माँ जी सब पहले से जानती थी? माँ मेरी दूसरी शादी कराने के पीछे पड़ी थी। अगर मैंने सच न बताया होता तो कब का दूसरी बहू लाने के लिए घर में बवाल मचा चुकी होती है। अब बस आज के बाद कोई सुनीता को बांझ होने का ताना नहीं देगा। अगर बच्चा ना पैदा कर पाना कोई अपराध है तो सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ। अब शगुनी मैं ही हूँ। सुनीता में कोई कमी नहीं है। अगर आज यहाँ गोद भराई के बीच से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा, सुनीता नहीं। आइए भैया भाभी, मेरी गोद भराई का पहला शगुन आप दोनों के हाथ से ही होगा, ताकि मेरा आने वाला बच्चा अपनी जीवन साथी को आपकी ही तरह प्यार और सम्मान देना सीख पाए। आप दोनों ही कहीं नहीं जा रहे। माँ, आप अब एक भी शब्द और नहीं कहेंगी। मुझे माफ कर दे बहू। समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। आप तो मेरी माँ है, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक नया सवेरा सुनीता और विनोद का इंतजार कर रहा था। एक बोझ जो बरसों से उनके मन पर था, आज उतर जो गया था।